अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नौमान खान जुनून। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जो ख़वातीन जो दुल्हन होती है, जिसकी शादी होती है नई और उसका निकाहनामा फ़िल किया जाता है, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि नौमान भाई ये बताएँ जी कि निकाहनामे में ये जो खातून है या जो लेडी है जिसकी शादी हो रही है, जो दुल्हन है, तो उसको कौन-सी जायदाद मिल जाएगी जो हम उसको निकाहनामे में लिखें। पहली बात वज़ाहत के साथ दोस्तों सुन लें कि अगर आप निकाहनामा फ़िल करते हैं, तो निकाहनामा फ़िल करते वक़्त बहुत सारी एहतियात करें, लेकिन कुछ चीज़ें आज मैं आपके सामने रखूँगा कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें आपको लिखनी चाहिए और फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें आपको नहीं लिखनी चाहिए। अगर फ़लाँ चीज़ आप लिखेंगे तो आपको ज़रूर आपको मिलेगी, अगर फ़लाँ चीज़ आप लिखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें अदालत में भी जाने के बाद नहीं मिलेंगी। दोस्तों, निकाहनामा फ़िल करते वक़्त जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो अपने पास पेन कापी लेके लिख लें, वो क्या हैं? जिस तरह निकाहनामे के 25 कॉलम हैं, तो 25 कॉलम में ज़रूरी क्या है और गैर ज़रूरी क्या है? अच्छा, ज़रूरी ये है कि जो टॉप के ऊपर लड़की-लड़के की इन्फॉर्मेशन आती है, वो लिखें, जब जिस तरह उनका नाम, पता, आईडी कार्ड और उसके साथ जो ऊपर यूनियन कौंसल वगैरह का डिटेल होती है। ये डिटेल लिखने के बाद नीचे जो काम असल जो हमारे कॉलम है, जहाँ पे आपकी राइट्स की बात की गई है, वो क्या हैं, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। कॉलम नंबर 13, 13, 14, 15, 16। अच्छा, ये कॉलम बड़े ख़ास हैसियत रखते हैं। इन कॉलम में अगर कोई चीज़ आपकी लिखी जाती है, तो वो कानूनी हैसियत अख्तियार करती है। जैसा शादी होती है, शादी का जो हक महर होता है, यानी मुअज्जल मुअज्जल निकाह जो महर होता है, वो होता है जो मौके पे अदा कर दिया गया हो। यानी वो लिखा होता है इसमें शर्त में कि आया मुअज्जल कितना है। मुअज्जल जो मौके पे अदा कर दिया जाता है, यानी शादी के मौके पर निकाहनामा लिखते वक़्त ही अदा हो गया, मौके पे अदायगी उसकी हो गई, वो मुअज्जल हक महर तस्वर होगा। और जो गैर मुअज्जल होता है, जिसमें बाद में अदायगी होती है, यानी बाद में अदा कर दिया जाएगा। अच्छा, ख़ास शराइत में जिस तरह वो कहते हैं जी कि लड़की के नाम पे कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ करवाई जा रही होती है निकाहनामे के मौके के ऊपर। अच्छा, उसकी जो डिटेल होती है वो निकाहनामे में जो कॉलम नंबर 13 से 16 मैंने आपको बताया है, वहाँ पे भी आपने नीचे लिखनी है। यानी लिखने के साथ आपने जी के फलाँ जायदाद, फलाँ डिटेल हम फलाँ लड़की के नाम कर रहे हैं और उसके साथ आपने एक स्टाम्प पेपर भी करना है। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि जब आप ख़ास शराइत में उसकी कोई मिसाल के तौर पे कोई महर, हक़ महर के तौर पे कोई चीज़ उसको दी जाती है, तो उसकी डिटेल लिखें जी कि फ़लाँ लड़की की नाम पे ये चीज़ करवाई जा रही है और फ़र्दर बाक़िया इसका जो स्टाम्प पेपर है, फ़लाँ नंबरी उसके ऊपर इसकी बाकायदगी से डिटेल मौजूद है। उससे आपका वो जो शर्त है वो मज़बूत हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ आगे कुछ शराइत ऐसी होती हैं, जैसे तलाक के हक़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। ऐसी शर्त अगर आप लिखते हैं जी पाबंदी है, तलाक नहीं दे सकता, तो ये भी गैर कानूनी है। फिर लिखा होता है जी कि आया तलाक की सूरत में जुर्माना अदा करना होगा। अच्छा, ये भी शर्त गैर कानूनी है कि तलाक की सूरत में आपके ऊपर अगर ये रखा जाता है जी कि निकाहनामे में कि अगर तलाक देंगे, तो उसमें आप इतना जुर्माना अदा करना पड़ेगा, फलाँ कर देना पड़ेगा, फलाँ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फलाँ चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तो ऐसी शर्त गैर कानूनी है, आप कल अदालत में भी जाएँगे तो ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ वो लिखी जाती है जी कि नचाकी की सूरत में इतना खर्चा लिखा जाए। बड़ी बेवकूफ़ी की हरकत लोग कर रहे होते हैं, निकाहनामा लिखते वक़्त इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप अगर मिसाल के तौर पे आपने लिख दिया वहाँ पे कि जी नचा की सूरत में 50,000 है या 5,000 है, यानी 50,000 लिखा बाद में अगर नचा की सच में हो गई, तो उसकी माली हैसियत उतनी नहीं थी, तो वो 50,000 तो नहीं मिलेगा, उसकी तो मौके पे माली हैसियत देखी जाएगी कि क्या उसकी माली हैसियत क्या है, उसके मुताबिक आपका फिक्स होगा। अगर 5,000 लिखा जाता है लेकिन बदाबाद में करोड़ों का मालिक है, तो फिर 5,000 तो काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि मौजूदा उसकी जो उसकी आमदनी है वो देखी जाएगी कि कितनी उसको नचा की सूरत में या वहाँ पे औरत को बिला वजह जैसे घर से निकाल देना, इस सूरत में उसको देना होगा। नचाकी का ये मतलब नहीं है कि औरत खुद घर छोड़ के चली जाती है, खुद ही शोहर के साथ आबाद नहीं होना चाहती और खुद ही उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है और खुद ही मतलब बगैर किसी तशद्दुद, बगैर किसी ज़ुल्म के मतलब खुद से बहाने बना के या अपने ससुराल जो मैके की बातों में आके
घर छोड़ के चली जाती है और केस कर देती है। अगर साबित हो जाता है कि औरत खुद छोड़ के गई है या खुद औरत की गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो ऐसी औरत फिर खर्चे की हकदार भी नहीं होती। सवाल की तरफ आते हैं, जो सवाल आपका मेन है जी कि किस सूरत में औरत जो जायदाद है निकाहनामे में अगर लिखी जाती है तो उसकी वारिस है या उसको मिल जाती है। अच्छा, वो जायदाद आपने निकाहनामे में लिखनी है जो वाकई अगर लड़की की को दी जाती है, जिसने दी है वो उसके नाम पे हो, यानी उसकी शौहर की तरफ से है तो शौहर के नाम पे हो। उसकी अगर बाप ने दी है तो बाप को जो निकाहनामे में बतौर गवाह भी बनाना ज़रूरी है, यानी वो गवाह भी बन जाएगा और साथ उसने ये कह दिया कि जी मैं फलां जायदाद गिफ्ट करता हूँ अपनी बहू के नाम पे, तो बाद में इस्तेमाल करने के साथ बेहतर ये है कि बाद में उसको हिबा नाम है तो हिबा नामा उसको बना दें, और जिस भी तरीके से उसको लॉफुल तरीके से ट्रांसफ़र करना है तो उसके नाम पे कर दें। बाद में बहुत सारे मसाइल होते हैं जी कि वो निकाह नामे के मौके के ऊपर जो जज्बात में आके ना बहुत सारे लोग जी कहते हैं जी कि हम अपनी तरफ से ये भी नाम करते हैं, ये भी देते हैं, तो बाद में ऐसी कोई भी किसी किस्म की कहानी आपको नहीं मिलती, बल्कि वो कहानी कहानी ही रह जाती है, हकीकत इसमें कोई नहीं रहती। बहुत सारे लोग फिर बाद में निकाहनामे उठा के अदालतों में जा रहे होते हैं और एंड में ये पता चलता है जी कि अदालत भी ये कहती है कि फलां जो जायदाद थी उसके तो फलां असल वारिस ही नहीं है, तो उन्होंने वैसे ही मफरूज़ा बना के लिखा था, ना ही मतबादलों ने कुछ काम किया। तो निकाहनामे में बाकी जो चीज़ें होती हैं कॉलम में, नीचे सिर्फ आपने शादी के 2 गवाह लिख दें तो वो बेहतरीन होगा। लड़की लड़के की इजाब कबूल हो जाती है और 2 गवाह शादी के सामने आ जाते हैं और नीचे दस्तखत वगैरह आ जाते हैं। ये ख़ास चीज़ें होती हैं निकाहनामे के हवाले से जो हमारे निकाहनामे को फिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और लड़की जो अपनी जायदाद जो उसके निकाहनामे में लिखी होती है उसको प्रॉपर कॉलम में लिखने के साथ उसका प्रॉपर स्टाम्प भी कर लिया जाए उसकी डिटेल के साथ कि जी फलां जायदाद फलां जो औरत है या दुल्हन है उसके नाम की जाती है या उसको गिफ्ट की जाती है। फर्दर उसकी डिटेल जो है बच्चा उसकी डिटेल जो है ना स्टाम्प नंबरी फलां के ऊपर मौजूद है, तो वो साथ आपको ऐड हो जाएगा उसमें तफसील, क्योंकि निकाहनामे के कॉलम में पूरी तफसील तो मुमकिन नहीं होती, सिर्फ हवाला ही दिया जा सकता है। उस हवाले को साथ स्टाम्प पेपर के साथ भी मुकम्मल किया जा सकता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो निकाहनामे में फ़िल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, मैं 2-3 जगह पे शादियों में गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है जी कि निकाहनामे के ऊपर ना जी तलाक की सूरत में ये देना होगा, वो देना होगा। अब वो घंटा-घंटा बहस करते रहते हैं। ओ भाई, इस तरह की चीज़ें अगर आपने लिख भी ली हैं, तो ऐसी तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि शर्त ही गैर कानूनी है। फिर आप जी नाचाकी की सूरत में इतनी अमाउंट लिखेंगी, वो इतनी फीलिंग कर देते हैं ना, वो अगर उनके हालात और घर बसना होता है तो इन सूरत-हाल और इन्हीं बातों की वजह से नहीं बसता। तो आपने अगर शादी कर ली है, शादी में देखें ना मटीरियल से थोड़ी शादी करनी है, इंसान से शादी करें। जब भी आपने अपनी बेटी का रिश्ता देना है या अपने बेटे के लिए रिश्ता करना है तो उसकी ज़िंदगी देखें कि वो वहाँ पे गुज़ारा कर सकता है या कर सकती है। आपने अगर मटीरियल को देखना है कि मटीरियल इतना होना चाहिए, मटीरियल इतना होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मटीरियल इतना लिख लें, फिर अदालत से लेके मुझे दिखाइएगा कि कितना आपने ले सकते हैं, ठीक है? फिर बाद में लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की गैर कानूनी जो शराइत लिखी जाती हैं, वो फिर बाद में मुमकिन नहीं होती कि आप वहाँ से ले सकेंगे। उसका भी एक तरीकाकार है, कानून ने आपको उतना ही देना है जितना आपका सच में बनता है। ये जो बड़ी-बड़ी मफ़रूज़े और बड़ी-बड़ी तहरीरें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें हैं वो हक़ महर है, यानी मुअज्जल कितना है, गैर मुअज्जल कितना है, ख़ास शराइत में निकाहनामे में जो महर के तौर पे कोई जायदाद प्रॉपर्टी दी है उसकी तफ़सील लिख लें, साथ उसका स्टाम्प कर लें, आगे शादी के 2 गवाह लिख लें और ये आपका निकाहनामा मुकम्मल और कानूनी तस्वर होगा। तो ऐसी गैर कानूनी चीज़ें लिखने से भी परहेज़ करें, क्योंकि बाद में फिर आपके लिए परेशानी बनेगी, दोनों पार्टीज़ के लिए परेशानी बनेगी। एक कहेगी जी मैं अदालत में जाना है, दूसरे ने अदालत में जवाब देना है। एंड में जो 3-4 साल बाद गुज़रने के बाद आपको पता चलेगा जी कि ये तो शराइत ही हमने गैर कानूनी लिखी थी और अब अदालत हमें ये चीज़ें देने से इनकार कर देती है और अदालत में इस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल या कानून के मुताबिक नहीं होती। उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कानून के मुताबिक मैंने निकाहनामे की जो बेसिक कॉलम थे जिसमें औरत का राइट्स क्या हैं, वो मैंने आज आपको बताए हैं और उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें और इस चैनल को भी जाते हुए सब्सक्राइब करते जाएँ। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।